Hello students, welcome to our biology class. In our previous class, we were studying about the urine formation, functions of tubules. और हमने पिछली क्लास में हमें यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म की बात की कि कैसे यूरिन को कंसंट्रेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात की, हमने रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की बात की। अब हम बात करते हैं कि किडनी के अलावा मेन रोल हमारा एक्सक्रीशन में किसका होता है। मेन रोल है किडनी का, लेकिन किडनी के साथ साथ कुछ दूसरे ऑर्गन्स भी हैं जो एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। किडनी के अलावा लंग्स, लीवर, स्किन, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। किडनी के अलावा लंग्स, लीवर, स्किन, ये तीनों भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। जो हमारे लंग्स हैं, ये दीज रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। हर रोज बहुत सारी अमाउंट में CO2 ये रिमूव करते हैं। अप्रोक्सीमेट कितनी, 18 लीटर पर डे। एक दिन में ये लगभग 18 लीटर CO2 रिमूव करते हैं और अच्छी खासी अमाउंट में वाटर को भी रिमूव करते हैं। दूसरा, लीवर, लंग्स ने क्या रिमूव किया, CO2 और वाटर। CO2 कितनी, 18 लीटर पर डे। दूसरा क्या है, लीवर। अब लीवर जो है एक सबसे बड़ी ग्लैंड, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करें, जैसे लीवर है, पेंक्रियाज है, ये ग्लैंड्स हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और उनमें सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो लीवर है। ये क्या सेक्रीट करती है, लीवर सेक्रीट करता है। हमने पढ़ा होगा कि लीवर सेक्रीट बाइल जूस सेक्रीट करता है, जिसके अंदर बिलीरूबिन, बिली पिगमेंट होते हैं, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो लीवर क्या सेक्रीट करता है, बाइल कंटेनिंग, मतलब वेस्ट जो रिमूव करता है वो कुछ बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि बिलीरूबिन एंड बिलीवर्डिन, ये बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं। इसके अलावा लीवर रिमूव करता है कोलेस्ट्रोल को, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, विटामिन्स, ड्रग्स, ये सब चीज़ें रिमूव करता है लीवर। लंग्स ने तो सिर्फ CO2 रिलीज की, वाटर रिलीज किया। लीवर क्या रिलीज करता है, क्या एक्सक्रीट करता है, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे बिलीरूबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन्स, ड्रग्स, इनको एक्सक्रीट करता है लीवर। ये ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो हैं वो किसके थ्रू बाहर निकलते हैं, वो निकलते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ। ये जो सब्सटेंसेस हैं हमारे किसके थ्रू बाहर निकलते हैं, ये निकलते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू। स्किन की तीसरा क्या था, स्किन की, स्किन भी वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। स्किन के पास ग्लैंड्स होती हैं, स्वैट और सिबेसियस ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड है, स्वैट ग्लैंड्स और सिबेसियस ग्लैंड्स। स्किन के पास दो टाइप की ग्लैंड होती है, स्वैट जो पसीना, और सिबेसियस ग्लैंड्स होती है जो सीबम रिलीज करती हैं। अब स्वैट ग्लैंड्स की बात करें तो स्वैट ग्लैंड्स क्या रिलीज करती हैं, स्वैट रिलीज करती हैं। और इस स्वैट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्वैट ग्लैंड्स क्या होती हैं, स्वैट प्रोड्यूस करती हैं। और स्वैट का एक वाटरी फ्लूइड है जिसके अंदर NaCl, कुछ अमाउंट में इसके अंदर यूरिया ज़्यादा अमाउंट में नहीं, स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर यूरिया और लैक्टिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। यानी कि स्वैट ग्लैंड्स क्या एक्सक्रीट करती हैं, NaCl, कुछ अमाउंट यूरिया की और लैक्टिक एसिड, ये रिलीज करती है स्वैट ग्लैंड्स। स्वैट रिलीज करती है जो कि एक वाटर कंटेनिंग सब्सटेंस है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और एक होता है सिबेसियस ग्लैंड्स, एक क्या होता है, सिबेसियस ग्लैंड्स। सिबेसियस ग्लैंड्स जो है ये रिलीज करती हैं सीबम, एक केमिकल होता है, सीबम रिलीज करती हैं। अब ये किस किस को एलिमिनेट करती हैं, ये एलिमिनेट करती हैं स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन्स, और वैक्सीज। ये क्या करती है, सिबेसियस ग्लैंड रिलीज करती हैं स्टीरोल्स, हाइड्रोकार्बन और वैक्स। सीबम के थ्रू, किसके थ्रू रिलीज करती है, स्वैट के थ्रू रिलीज करती है, सीबम के थ्रू रिलीज करती है। अब ये दोनों ही सेक्रीशन हमारी स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती हैं। ये दोनों ही क्या करती हैं, एक प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग प्रोवाइड करती हैं स्किन को।
और कुछ अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारा वो स्लाइवा के थ्रू भी निकल जाता है। ये तो था दूसरे ऑर्गेन्स का रोल। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो, अब किडनी अगर प्रॉपर काम नहीं करेंगी तो हमारे ब्लड के अंदर क्या अक्यूमुलेट होगा, यूरिया। अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं करेंगी तो हमारे ब्लड के अंदर यूरिया अक्यूमुलेट होगा, जिससे एक कंडीशन बनेगी यूरेमिया की, जो कि काफ़ी हार्मफुल है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है। क्या हो सकता है इसकी वजह से, किडनी फेलियर। ये क्या कहता है कि डिसऑर्डर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या हैं, कि अगर हमारा किडनी जो है प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है तो हमारी बॉडी के अंदर यूरिया बनेगा। यूरिया जब ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है उसको यूरेमिया बोलते हैं, और यूरेमिया जो है इसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है। तो जिसका किडनी फेल हो जाता है, ऐसे पेशेंट के दो हमारे पास क्योर मेथड, दो मेथड्स से हम ट्रीट कर सकते हैं। या तो हम करें हीमोडायलिसिस। सबने सुना होगा डायलिसिस के बारे में, तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा है डायलिसिस के बारे में। या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी फेलियर के केस में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हीमोडायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में अगर हमें कोई सुटेबल डोनर मिल जाए जो किडनी डोनेट करे, तो हम किडनी, उस डोनर से किडनी निकाल के उस पेशेंट की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, प्लांटेशन, ट्रांसप्लांट, TATION, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी हेल्दी पेशेंट से किडनी, हेल्दी इंसान से किडनी निकाल के किडनी ट्रांसप्लांट कर दें। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ओरिजिनल किडनी को रिमूव करें, ओरिजिनल किडनी भी वहीं रहती है, थोड़ा सा ऊपर उसके कनेक्शन करके नई किडनी लगा दी जाती है। और अगर पुरानी किडनी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा मोस्ट कॉमन मेथड जो आजकल यूज़ करते हैं वो है डायलिसिस का, यानी कि आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर करना, आर्टिफिशियली ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करना। डायलिसिस क्या है, आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, एन वेस्ट यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट। आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से जब आर्टिफिशियली नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है उसको डायलिसिस बोलते हैं। और ब्लड से रिमूव करते हैं फ्रॉम बॉडी, बॉडी का जो किस में से रिमूव करते हैं, ब्लड में से रिमूव करते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हीमो डायलिसिस भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, ब्लड को, हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं, एक आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है। ब्लड इज ड्रेन्ड फ्रॉम ए कन्वीनिएंट आर्टरी, और उसको एक डायलाइजिंग यूनिट में, जैसे ये ब्लड निकाला, ये डायलाइजिंग, ये हो गई सेलोफोन की टेप्स। ये क्या होती हैं, सेलोफेन टेप्स होती हैं, इस तरह का एक नेटवर्क होता है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन यहाँ रखा होता है, यहाँ एक में फ्रेश सॉल्यूशन होता है, एक में यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है। इस तरह से ये सेलोफेन की टेप्स होती हैं। इसमें क्या करते हैं, बॉडी से ब्लड निकाल लिया जाता है एक आर्टरी के थ्रू, और उसके अंदर एक एंटी कोएगुलेंट ऐड कर देते हैं, यानी कि कहीं वो ब्लड बाहर निकलते ही क्लोट ना कर जाए, इसीलिए उसके अंदर हम एक एंटी कोएगुलेंट डाल देते हैं, जैसे कि हिपैरिन। एंटी कोएगुलेंट क्या है, हिपैरिन। और वो ब्लड जब बाहर आता है तो एक यूनिट होती है जिसके अंदर सेलोफेन ट्यूब होती हैं। क्या होती हैं ये, सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं। और इन ट्यूब्स के बाहर एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है इनके बाहर, डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ये सेलोफेन टेप्स हैं जिनमें डायलाइजिंग फ्लूइड है, एक में फ्रेश फ्लूइड है और एक में यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। एक में तो यूज हो गया वो इकट्ठा होता रहेगा, दूसरी में से फ्रेश जो है इसके अंदर सप्लाई होता रहेगा। तो जब ब्लड यहाँ से निकाला जाता है तो वो इस सेलोफेन मेम्ब्रेन में से पास होने दिया जाता है, इसमें से उसके पैसेज को अलाउ करते हैं। और वो पैसेज किसके ऊपर बेस्ड है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे।
अब इस डायलाइजिंग फ्लूइड में वो सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में है, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। तो जब ब्लड इसमें से मूव करता है तो ये उस ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर कर लेता है और वो यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर ऐड हो जाएगा। और ब्लड के में से वेस्ट निकल गया और प्योर ब्लड के अंदर से वेस्ट निकल गया तो उस ब्लड को कि वेन के थ्रू एंटी हिपैरिन डाल के, एंटी हिपैरिन क्यों डालेंगे कि कहीं वो बॉडी के अंदर जाके फिर से को कभी उस कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी को ना, क्लोटिंग की प्रॉपर्टी को ना खत्म कर दे, इसीलिए उसके अंदर एंटी हिपैरिन डाल के उसको वापस बॉडी के अंदर क्या कर देंगे, पंप कर देंगे, वापस बॉडी के अंदर वेन के थ्रू पंप किया। अब ये मेथड जो है बहुत सारे यूरेमिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये तो था किडनी फेलियर के केस में हीमोडायलिसिस, जिसमें सेलोफोन टेप्स होती हैं जिसके अंदर बाहरी डायलाइजिंग फ्लूइड होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमारे प्लाज्मा के जैसी होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड जब इसमें से ब्लड फ्लो करता है तो उसके अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है। दूसरा जो डिजीज़ है वो है रीनल कैलकुलाई। इसमें क्या होते हैं, जो स्टोन्स हम सुनते हैं ना कि किडनी में स्टोन हो गया है, या स्टोन को हम क्या बोलते हैं, पथरी हो गई है। तो स्टोन क्या है, ये इनसोल्यूबल मास है ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सोल्ट्स। जो सोल्ट्स जो हैं क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाते हैं, उन क्रिस्टलाइज सोल्ट का मास इनसोल्यूबल इसलिए है क्योंकि वो पत्थर की फॉर्म में होता है, वो सोल्यूबल नहीं होता। तो कैलकुलाई क्या है, स्टोन्स क्या है, इनसोल्यूबल मास है क्रिस्टलाइज सोल्ट्स का, जैसे कि ऑक्सलेट्स हो गए। और एक और डिजीज है ग्लोमीरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, ग्लोमीरुलो यानी कि ग्लोमीरुलस होता है ना जो ब्लड को लेकर आता है, ये बोमेन कैप्सूल था जैसे, और उसके अंदर हमने देखा एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, ये ग्लोमेरुलस है। तो इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो ग्लोमेरुलाई है ना उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, यानी कि स्वेलिंग और पेन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। किडनी का जो ग्लोमेरुलाई है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ तक हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम खत्म हो गया। आज हम नेक्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन, सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है। ठीक है, सिर्फ उसके बारे में इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, यहाँ तक इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लिखोगे, साथ में अपनी नोटबुक कंप्लीट करोगे नोट्स के साथ। नेक्स्ट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। नेक्स्ट क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब मूवमेंट जो है वो हमारी एक सिग्निफिकेंट फीचर है, एक इम्पोर्टेंट फीचर है सभी लिविंग बींग्स का, एनिमल्स का, प्लांट्स का। बहुत सारी तरह की मूवमेंट्स हमारे अंदर होती है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। इसके अंदर भी इसका स्ट्रीमिंग होती है प्रोटोप्लाज्म की, यानी कि इसका प्रोटोप्लाज्म मूव करता है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ मूवमेंट। ये भी क्या है, एक मूवमेंट की टाइप है। मूवमेंट जो सीलिया से जो मूवमेंट होती है, फ्लैजेला जो होते हैं, सीलिया, फ्लैजेला, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेंटाकल्स होते हैं, ये सारे किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब ह्यूमन बींग्स, हम अपने लिम्स, हाथ पैर को हिला लेते हैं, जा जो है हमारा जबड़ा उसको हिलाते हैं, ठीक है, आईलिड्स हैं, टंग है, ये सारी चीज़ें हम हिला लेते हैं। अब कुछ मूवमेंट ऐसी होती है जिसमें जगह चेंज हो जाती है, यानी कि यहाँ है हम, यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बोलते हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसी मूवमेंट्स को हम लोकोमोशन बोलते हैं। जैसे वॉकिंग, रनिंग, चलना है, भागना है, चढ़ना है, कूदना है, फ्लाई करना है, स्विमिंग, ये सारे ही लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं। अब लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो मूवमेंट से अलग नहीं होती, वही स्ट्रक्चर्स मूवमेंट में हेल्प करती हैं, वही स्ट्रक्चर्स हमारी किस में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करती हैं। अब जैसे एक एग्जांपल है पैरामीशियम है,
पैरामीशियम की बॉडी पे, ये 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, पैरामीशियम और अमीबा की मूवमेंट। पैरामीशियम की बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये सीलिया क्या करते हैं, फूड की मूवमेंट में, जैसे इस तरह का ये ऑर्गेनिज्म होता है पैरामीशियम, और इसकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये फूड को एक पर्टिकुलर एक ओपनिंग होती है इनके अंदर, साइटोफेरिंग्स, ये सीलिया बीट करके फूड को इस साइटोफेरिंग से अंदर ले आते हैं और साथ में फूड को भी कैप्चर करने में और साथ में मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। ऐसे ही पैरामीशियम के अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, जिसकी इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। ये हाइड्रा के क्या होते हैं, टेंटाकल्स होते हैं। ये टेंटाकल्स हाइड्रा के प्रे को, शिकार को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन है वो दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं लिंक्ड है। जितनी भी लोकोमोशन है सारी मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ गए तो मूवमेंट हुई, लेकिन यहाँ खड़े खड़े हम अपना हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, तो वो क्या हुई, सिंपल मूवमेंट। तो सारी मूवमेंट जो है वो लोकोमोशन नहीं है, लेकिन सारी लोकोमोशंस जो है वो मूवमेंट है। अब लोकोमोशन जो है हम क्यों करते हैं, क्यों, हम मूव तो वैसे भी कर सकते हैं, लोकोमोशन क्यों करते हैं हम फूड की सर्च में, शेल्टर की सर्च में, मेट की स्टेबल ब्रीडिंग ग्राउंड की फॉर्म सर्च में, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस या अपने एनिमीज से बचने के लिए लोकोमोशन की ज़रूरत होती है। अब अगर हम हमारे सेल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम सेल्स की बात करें, तो हमारे जो सेल्स हैं वो 3 तरह की मूवमेंट शो करते हैं। हमारे सेल्स में अगर हम मूवमेंट की बात करें, टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें 3 तरह की मूवमेंट होती है। एक होती है अमीबॉइड, दूसरी होती है सीलियरी, यानी कि जो किसकी हेल्प से होती है, सीलिया की हेल्प से, और तीसरी जो फ्लैजेला की हेल्प से होती है उसको बोलते हैं, ओ सॉरी, सीलिया फ्लैजेला तो एक ही में आ गए, तीसरी होती है जो मसल्स की वजह से होती है जिसको बोलते हैं सर्कुलर। अमीबॉइड, सीलेरी, मस्कुलर, 3 तरह की मूवमेंट हमारी बॉडी में होती है। सबसे पहली मूवमेंट की बात करें अगर हम अमीबॉइड की, अगर हम बात करें सबसे पहले अमीबॉइड मूवमेंट की, तो क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, पढ़ चुके हैं ना, ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और ये भी उन्हीं की टाइप्स हैं वाइट ब्लड सेल्स की। तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जैसे मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, ये ब्लड में अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, जैसे अमीबा की मूवमेंट पड़ी हुई ना, ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। अमीबा के अंदर क्या होता है, इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे इरेगुलर शेप का, जिसमें टेंटाकल्स होते हैं, वो इस तरह से अपने टेंटाकल्स निकालता है, सॉरी टेंटाकल्स नहीं, सूडोपोडिया होते हैं। तो ऐसी जैसी अमीबा मूवमेंट शो करता है वैसी मूवमेंट हमारे मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स भी शो करते हैं। जो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये भी तुमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, माइक्रोफिलामेंट्स, ये माइक्रोफिलामेंट्स भी इस अमीबॉइड मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ये तो थी अमीबॉइड मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट जो है वो है सिलियरी मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट कौन सी है, वो है सिलियरी मूवमेंट, यानी कि इस मूवमेंट में क्या इन्वॉल्व है, इस मूवमेंट में सीलिया इन्वॉल्व है। अब हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं जिसमें सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो वो सीलिया कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते, एक पर्टिकुलर, जैसे सीलिया एपिथेलियम ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होता है जो हमारी विंड पाइप है, ये हो गई विंड पाइप, इसमें ये सीलिया है। ये सीलिया कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करते हैं और जो भी डस्ट पार्टिकल फॉरेन सब्सटेंस एंटर करते हैं उनको ये सीलिया यहाँ से बाहर कर देते हैं। जो हम इनहेलेशन करते हैं उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स या कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं, ये ट्रैकिया के अंदर जो सीलिया है वो बीट करके उनको बाहर कर देती है। ठीक है, ऐसे ही ट्रैकिया जो है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओविडक्ट होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट है,
जैसे ये हो ये इस तरह से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ध्यान भी आया होगा तुम्हें, तुमने पढ़ा हुआ है 8th क्लास, सॉरी इसमें 8th में भी पढ़ा है तुमने, 10th में भी पढ़ा है। ये इस तरह से होता है, ये ओवरीज है। ओवरी जो एग रिलीज करती हैं और ये है ओविडक्ट, ये क्या है, ओविडक्ट है। तो यहाँ पर जो एग रिलीज होता है ये एग इसमें से मूव करता है, तो इसके अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो इस एग की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये एग भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किस मूवमेंट से मूव करता है, सीलियरी मूवमेंट से। तीसरी जो मूवमेंट होती है हमारी वो होती है मस्कुलर मूवमेंट। तीसरी मूवमेंट कौन सी है, मस्कुलर मूवमेंट। यानी कि इसमें क्या इन्वॉल्व है, हमारी मसल्स इन्वॉल्व है। तो हमारी लिम्स की मूवमेंट, किस किस की मूवमेंट, हमारी लिम्स की मूवमेंट, हमारी जो की मूवमेंट, हमारी टंग की मूवमेंट, इन सब के अंदर मसल्स हैं, ये सारी मस्कुलर मूवमेंट्स हैं। मसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, की मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मसल्स की, जो हमारी लोकोमोशन में और मूवमेंट में हेल्प करती है। तो लोकोमोशन जो है, लोकोमोशन में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जब हम एक से दूसरी जगह पर मूव करते हैं तो वो एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है। किस किस की एक्टिविटी है, हमारे मस्कुलर सिस्टम की, हमारे स्केलेटल सिस्टम की और हमारे न्यूरल सिस्टम की। कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो हमारे 3 सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारा न्यूरल सिस्टम। इस चैप्टर में हम मसल्स के बारे में, मसल्स की स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है और हमारे स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इट्स इनफ फॉर टुडे बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।